उस आने जाने का कितना दिमाग लगता है, और वो एक छोटी सी गलती से लीक हो जाता है। तो उस गलती को पकड़ना हमें, ना कि सिस्टम को दोष देना है। अब इसमें एक आदमी दोषी नहीं हो, किसी एक आदमी पे डालना कि अब धर्मेंद्र प्रधान पे डाल, अब धर्मेंद्र प्रधान को डाल दो तब भी पेपर लीक होगा, आज नहीं तो कल फिर होगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बच्चा घर में बैठ के खुद की मेरिट बना लेगा। डॉक्टर बनोगे तो आप एक साल में 20 लाख रुपए कमा लेंगे। अब यूपी के अंदर तो आपको पता नहीं, जब पुरानी गवर्नमेंट हुआ करती तो पूरे के सेंटर पे नकल पे चलते थे। कुछ कोचिंग सेंटर्स के लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ जो आपके सेंटर जहाँ पर होता है ना वो भी इन्वॉल्व होता है। कजाकिस्तान चले जाओ, आर्मेनिया चले जाओ, हजारों जगह है दुनिया के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं किनी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा, कानून, फॉरेंसिक साइंस और सामाजिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षाविद, फॉरेंसिक वकील, साइंस एक्सपर्ट और भारत पुनर्निर्माण पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर वीके शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर, आज मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगी कि देश में हर साल कोई भी एग्जाम होता है तो कभी ना कभी हमें ये सुनने को जरूर मिलता है कि पेपर लीक हो गया है, अगली बार फिर पेपर देना होगा। तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि इनके लिए जिम्मेदार कौन है, पेपर लीक कैसे हो सकते हैं? देखिए, पेपर लीक जो होता है इसके अंदर एक फैक्टर नहीं है। इसके अंदर कुछ कोचिंग सेंटर्स के लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ जो आपके सेंटर जहां पर होता है ना वो भी इन्वॉल्व होता है। अब आप देखिए कि सेंटर में पेपर 1 घंटे पहले खुल जाता है। अब 1 घंटे पहले पेपर पहुंचेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उस 1 घंटे के बीच में कोई भी फोटो खींच करके उसकी किसी व्हाट्सएप पे भेज सकता है, तो पेपर लीक हो गया। आजकल गैजेट्स ऐसे आ रहे हैं कि बच्चे के कान के अंदर माइक्रोफोन्स लगा दो, वहां से आप बाहर कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी तक जो सिस्टम जो स्कैटर्ड है ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, और ऐसा सिस्टम चलता तो पेपर लीक होते रहेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, पहला तो सोल्यूशन ये है, हम लोग बात करते हैं बेसिकली प्रॉब्लम्स की, और सोल्यूशन की कोई बात नहीं करता। प्रॉब्लम्स को लेकर हम रोड पे आ जाते हैं, एजिटेशन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो आप देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है आपका कि कोई भी एग्जाम्स होता है उसका एक सेट मत बनाइए आप, उसके 10 सेट बनाइए कम से कम। जब 10 सेट बनेंगे तो किसी बच्चे को पता ही नहीं होगा कि मेरा कौन सा सेट आएगा जी। जब बच्चे को यही नहीं पता होगा कौन सा सेट आएगा, तो ना कोचिंग सेंटर वालों को पता होगा, ना लीक करने वाले को पता होगा कि किस सेंटर में कौन सा आएगा। अब 10 सेंटर में से एट द मोमेंट सेंटर में लॉक होता है सारा का सारा, एक पेपर खुले और बच्चे के पास कौन सा है वो किसी को नहीं पता। अब इसको आप सेंटर को जगह जगह करने से बेटर है, आप एक बड़ी जगह पे जैसे कोई स्टेडियम है वहां पर, या कोई बड़ा हॉल है, जो हॉल है, अब बच्चों को वहां बुलाइए। और पेपर जो आपको रोकना है इसको, तो इसका एक तरीका और भी है कि आप जो आंसर शीट है उस और क्वेश्चन पेपर है, आंसर शीट के बीच में आप एक कार्बन पेपर डाल दीजिए और उसको डुअल कर दीजिए। जब डुअल करेंगे बच्चा ऊपर लिखेगा, उसके ऊपर वही पेंसिल से ड्रॉ करेगा, नीचे कार्बन कॉपी आ जाएगी। तो बच्चे का जो पेपर होगा उसको तो लेके वो जमा कर देगा और अपना पेपर लेके चला जाएगा। अब बच्चे को भी पता है कि मेरा कौन सा गलत है, और आप नेक्स्ट डे एग्जाम में उसको अनाउंस कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बच्चा घर में बैठ के खुद की मेरिट बना लेगा, और इससे नकल भी नहीं हो सकती और रुक भी नहीं सकती। आप अलग अलग 100 जगह एक साथ एग्जाम कराने की जगह पे आप 5 जगह पे 20 बैच के अंदर 100 एग्जाम कराइए, और उसमें आप इन कैमरा करिए और सेट नंबर ज्यादा बना दीजिए, पेपर लीक हो ही नहीं सकता। तो ये एक सिस्टम को परफेक्ट बनाने का है। 27 लाख के मैनेजमेंट में कहीं ना कोई चूक होती रहेगी, और ये आज से नहीं हो रही है। ये चूक तो जब से सिस्टम बनाया हमारा एग्जामिनेशन का, तब से चूक हो रही है, और पेपर लीक होता ही होता है। कई जगह बातें खुल जाती है, कई जगह नहीं खुलती है। एक जगह रिमोट एरिया के अंदर है, वहां पेपर लीक हो गया, पेपर किसी को पता ही नहीं है लीक हो गया। अब सिटीज में है, वहां लीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। कुछ सिस्टम में पार्टिकुलर जगह पे कुछ पार्टिकुलर लोग खराब होते हैं, और उसकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन भी है इसका आपका, और इसका समाधान भी निकाल सकते हैं आप। अभी आपने लोगों के रोड के पर उतरने की बात की, मैं उस मुद्दे पर आऊंगी, पर मैं उससे पहले ये जानना चाहती हूँ कि ये तो आपने सॉल्यूशन दिया, लेकिन अगर पेपर लीक हो चुका है, अभी ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, नीट पेपर लीक मामला देश भर में चर्चाओं में है। पेपर लीक हो चुका है, कई बच्चों ने सुसाइड किया है, तो कौन जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या एनटीए, क्या नीट एग्जाम जिन्होंने करवाना शुरू किया उन्हें, या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी?
नहीं, देखिए, आप किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर बच्चे ने सुसाइड किया है तो ये बच्चे की अपनी मानसिक अवस्था है। अगर ऐसा होने लगता तो फिर 2-4 बच्चे क्यों करते, सारे के सारे सुसाइड कर लेते। ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा बहुत स्ट्रेस में रहता है, इसमें पेरेंट्स का भी दोष है कि वो अपने बच्चे पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चा उस प्रेशर को झेल नहीं पाता है। सोसाइटी का प्रेशर होता है। अरे नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या जिंदगी खत्म हो गई उसके आगे? अपन जिंदगी खत्म कर दो उसके आगे। BMS कर लीजिए, BMS कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल में चले जाइए, आप जेनेटिक्स में चले जाइए, बायोटेक्नोलॉजी में चले जाइए, कितनी सारी ब्रांच पड़ी है और हर ब्रांच के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन एक जो सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है कि नहीं हमारे बच्चे को MBBS ही करना है, तो वो प्रेशर बच्चे को मारता है एक्चुअली। और उसमें क्या होता है कि आग में घी का काम ये पेपर लीक कर देता है। अब इसमें एक आदमी दोषी नहीं हो, किसी एक आदमी पे डालना कि अब धर्मेंद्र प्रधान पे डाल, अब धर्मेंद्र प्रधान को डाल दो तब भी पेपर लीक होगा, आज नहीं तो कल फिर होगा। और आज से पहले धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे तब भी पेपर लीक होता था जी। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं कर सकते। पूरे सिस्टम में 1-2 आदमी खराब होगा, वो आपके पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। तो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए आपको। वो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आप कॉर्बन कॉपी से पेपर कराइए, छोटे बड़े बड़े बैच के अंदर एक ही जगह कराइए, हर जगह सेंटर मत दीजिए, उस सेंटर में वॉच रखिए। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे हमारा बॉर्डर सैनिक में खड़ा, उसके पास सब कुछ है लेकिन घुसपैठ तो वहां भी हो जाती है ना। हाँ। तो ऐसे ही पूरे सिस्टम को आप ऐसा समझिए कि ये भी एक हमारा जो पेपर का तरीका है, इसमें भी घुसपैठ कहीं ना कहीं से हो जाती है। और लीक हो गया तो सारा सिस्टम को आप दोष देना शुरू कर देते हो। कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने लोग पेपर तैयार करते हैं, कितने लोग पहुंचाते हैं, कितने सेंटर में तैयारी करनी पड़ती है, कितने लोगों का दिमाग चलता है कि किस बच्चे को कहाँ सेंटर देना, कहाँ सीट अरेंजमेंट करना है, उस आने जाने का कितना दिमाग लगता है। और वो एक छोटी सी गलती से लीक हो जाता है। तो उस गलती को पकड़ना हमें, ना कि सिस्टम को दोष देना है। हाल ही में पार्टी उभर कर आई कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर अभिजीत दीपके हैं। कुछ समय पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया नीट एग्जाम लीक को लेकर ही। अब दोबारा वो प्रोटेस्ट पर हैं। एक पूरा दिन वो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे रहे हैं, रात में वहीं सोए हैं। उन लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उसके अलावा बीजेपी राज में पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं और पहले के कंपैरिजन में। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या ऐसा है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी कांग्रेस के पेपर टाइम में देख लो तो वहां भी पेपर लीक हुआ है। अब यूपी के अंदर तो आपको पता नहीं, जब पुरानी गवर्नमेंट हुआ करती तो वहां तो पूरे के सेंटर पे नकल पर चलते थे और ठेकेदारी होती थी वहां पे नकल कराने की। अब बिहार में चले जाइए, बहुत सारी स्टेट्स है ऐसी जहाँ पे पॉलिटिशियन मिलके संचालकों से पूरा सिस्टम में, पूरा स्कूल के अंदर नकल चलती थी। अब धीरे धीरे सिस्टम में इंप्रूवमेंट आ रहा है, वॉच बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जैसे वॉच बढ़ती जाएगी तो सिस्टम सुधरेगा भी। अब इसमें ये सोच के कि पेपर लीक नहीं होगा, ये तो कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। ये तो ऐसा है कि पुलिस है, सोसाइटी में घूम रही है। अब कोई कहे कि यार पुलिस घूम रही है तो अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध होगा, अपराध को आप रोक नहीं सकते क्योंकि कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है, वो अपराध कर देगा, आपको क्या पता? पुलिस को तो नहीं पता ना कि भाई आदमी अपराधी है। आप अपराध करेगा तभी तो पता पड़ेगा ना कि उसको क्या पकड़ेंगे हम लोग। अब लाखों लोग चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो उसके अंदर एक अपराधी अपराध करेगा तब पुलिस पकड़ेगी उसको। ऐसे हजारों लाखों सेंटर के अंदर एग्जामिनेशन हो रहा है, कहीं एक जगह लीक हुआ तो गवर्नमेंट सोचती है अच्छा ये लीक क्यों हुआ, अपराधी है उसको सजा मिलेगी, अगली बार वो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो ये कहना, किसी एक आदमी पे दोष देना, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं एक्चुअली। इनको थोड़ा सा अपोजिशन है, अपोजिशन के पास कोई काम नहीं होता तो चलो इसी मुद्दे को उठा लेते हैं, तो ये मुद्दा उठाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। इट्स ये तो गेम, ये इसको एंटरटेनमेंट की तरह से लीजिए आप। पेपर लीक की बात कर रहे हैं तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बात करना चाहूंगी। कुछ समय पहले ही खान सर भी चर्चाओं में आए थे, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहा गया कि यूट्यूब टीचर्स केवल व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए होते हैं। उसके बाद वहां पर लड़ाई की भी खबरें आई कि 2 इंस्टीट्यूट आपस में लड़ गए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि कोचिंग्स भी एक तरह का रैकेट चलाते हैं। ये हास्य नहीं है, ये आपको अगर मैं अंदर की बातें बताऊं, आप जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है ना, अब तो थोड़ा सा मीडिया स्ट्रांग हो गया, थोड़ा सा लीक हो जाती है बातें, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि 90 के दशक के अंदर, मैं खुद टीचर हूं तो मुझे पता है कि क्या होता था। पेपर हो जाता था, बच्चों को गाड़ियां बैठा के ले जाया जाता था और बच्चों को वही पेपर कमरे बैठा के सोल्व किया जाता था और वही क्वेश्चन कराए जाते थे जो एग्जाम में आ रहे हैं, और 3-3 बच्चों को रखा जाता था और फिर बाद में उसी गाड़ी के अंदर बच्चों को सेंटर में छोड़ा जाता था।
अब वो पेपर पहले लीक होता था, 15-15, 20-20 का बैच होता था, पैसे ले लिए पेरेंट्स से, करोड़ों के अंदर पेपर बिकता था, आगे वो आके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। फिर वो बच्चों को 4-4, 5-5 दिन रखते थे एक ही रूम के अंदर, खाना पीना, कोई फोन वोन तो थे नहीं उस टाइम, मोबाइल वगैरह ज़्यादा एक्टिव, और उसके बाद में वही क्वेश्चन कराए जाते थे उसको, ताकि वो एग्जाम में जाके सेलेक्ट हो जाता था। आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया, मॉडर्न हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, गैजेट्स आ गए, तो इस तरीके से चल रहा है। अब किसी को कोई नकल करानी है, एक पीजी का बच्चा पकड़ लीजिए डॉक्टर, उसके नाम पे फॉर्म भर दीजिए, और उसके बाद में वो फोटो भी उसी की होगी, सब कुछ उसी का होगा, जो कैंडिडेट का नाम होगा, बाद में आप उसको करा दीजिए एग्जाम देके आ जाएगा, बच्चा क्लियर हो जाएगा। कोई भी सिस्टम मैडम परफेक्ट नहीं होता है, सिस्टम को हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। सिस्टम में क्या क्या लूप पॉइंट्स हैं, सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, और ये अकेली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। अब जिस बच्चे को पेपर मिल गया वो तो खुश है जी, वो तो बड़ा खुश होगा, उसके पेरेंट्स भी खुश होंगे, हाँ जी, लेकिन जिसका नहीं हुआ वो दुखी होगा। हाँ। तो ये हमारा कर्तव्य है कि देखे कि यार ये बच्चा, अब ऐसे से एग्जाम्पल देखा है कि स्कूल में फेल हुआ है वो, और लेकिन बोर्ड के अंदर टॉप मार गया, हाँ। बोर्ड के अंदर वो टॉपर है। आप मेरे सामने बच्चा खड़ा कर दीजिए, मैं उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि कितने परसेंटेज ला सकता है। 30 साल के एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है, बच्चों के नंबर देख बता सकता हूँ कि ये बच्चे इतने नंबर आएंगे। तो ऐसे हर टीचर को एक्सपीरियंस होता है, तो टीचर को पता रहता है कि ये बच्चा नंबर लाएगा नहीं लाएगा, ये करेक्ट करेगा नहीं करेगा। अब देखिए कोचिंग सेंटर बेसिकली क्या है, सिंडिकेट है। अब देखिए सिंडिकेट क्या है, पेरेंट्स की जेब से पैसा निकालने लूटने का धंधा है। आप एक चीज देखिए, एक इंस्टीट्यूट XYZ ले लीजिए, अब इंस्टीट्यूट के अंदर आप देखेंगे ऑफिशियली तो 2 लाख बच्चे हैं, एक पेरेंट 5 लाख रुपए दे रहा है। अब मल्टीप्लाई करिए जिस अमाउंट को, अब आप उसमें देखिए कि समय स्टूडेंट में सक्सेस रेट कितना है। अब उसमें देखेंगे आप तो उनके 20 बच्चे सिलेक्ट हुए मुश्किल से। अब 2 लाख में 20 बच्चा जो है, कोचिंग ने गाइडेंस दी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन एक्चुअली बच्चा अपनी मेहनत से सफल हुआ है। अब उस 20 बच्चे की फोटो टांग के अखबार के अंदर वो, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो उनका स्टूडेंट नहीं होता उसके घर पैसे लेके पहुंच जाते हैं, जी यार अपना नाम हमें दे दो। अब अखबारों में देखोगे तो एक ही स्टूडेंट 4-5 इंस्टीट्यूट के नाम से बिकता है। हाँ, तो वो बिकता है, तो अब उसको देख के जो आम आदमी है वो ट्रैक में आ जाता है कि यार ये इंस्टीट्यूट ही हमारा सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट पैसा कमाते हैं इन लोगों से। तो ये तो पेरेंट्स को समझना चाहिए ना कि मेरे बच्चे को मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना, भेड़ चाल नहीं करनी है। अभी सर आपने गैजेट्स की बात की, तो अभी नीट एग्जाम आज हो गया है, आज हुआ है, तो उससे पहले टेलीग्राम को बैन कर दिया गया कि टेलीग्राम का यूज हो रहा है पेपर लीक करने में। तो मैं जानना चाहूंगी कि टेलीग्राम को बैन करना या किसी भी टेक्नोलॉजी को बैन करने से, एप्लीकेशंस को बैन करने से पेपर लीक, इसमें कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा? मैडम देखिए, टेक्नोलॉजी कहाँ तक डीपली जा चुकी है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आप और हम यहाँ बैठे हैं ना, हो सकता है ये फोन हमारी सारी बातें सुन के कहीं टेलीकास्ट कर रहा हूँ। ये साइंटिफिक वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड है, क्वांटम एज में घूम रहे हैं आप। अब जो ज्यादा प्रचलन में है, जो ज्यादा लोगों की रीच में है, अगर वहां से कुछ लीकेज होने का चांस है तो पहले उसी को तो बंद करेंगे जी। अब आप सारे जो डीप इंस्ट्रूमेंट, मैडम लाखों स्पाई गैजेट्स हैं, लाखों स्पाई गैजेट्स हैं, आप बॉडी के अंदर लगा लीजिए, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, कान के बुंदे में लगा लीजिए, आपका सारा इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा। ट्रैकिंग डिवाइसेस है। तो ये आप मत कहिए कि किसी चीज के लिए बैन करने से बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होता है। तो जो पब्लिक की रीच में अवेलेबल है एटलीस्ट उसको बैन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आता है। सर मैं चाहूंगी कि आप किन्नी टाइम्स की तरफ से, जैसे कुछ बच्चों ने अभी सुसाइड किया है, तो मैं चाहूंगी आप कुछ बच्चों को, जो बाकी बच्चे हैं, उन्हें कुछ संदेश दें, मोटिवेशन दें। आप शिक्षावाद भी रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि ताकि वो आत्महत्या के बारे में तो ना ही सोचे। पहली बात तो मेरी उन सब बच्चों से संवेदना है, उनके माँ बाप से भी संवेदना है कि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। अब इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि बच्चों, आपकी जिंदगी में एक पर्टिकुलर टारगेट होता है तो प्लान बी हमेशा होना चाहिए। और जरूर ऐसा नहीं, आर्मी के अंदर भी हर जगह जो बड़े बड़े लोग होते हैं प्लान बी जरूर रखते हैं। अब आपके पास अगर सपोज MBBS इंडिया में नहीं होता है, अब चले जाइए रशिया, चले जाइए कजाकिस्तान, वहाँ पे, और कोई कहेगा कि मुझे पास पैसे नहीं है, अरे एजुकेशन लोन ले लो, आप वहाँ से करके आ जाओ, 5 साल बाद लौटाते रहना, उसको क्या दिक्कत है उसके अंदर। कजाकिस्तान चले जाओ, आर्मेनिया चले जाओ, हजारों जगह है दुनिया के अंदर,
20-20 लाख के अंदर हो जाता है। अब 5 साल में 20 लाख रुपए, आप जब डॉक्टर बनोगे तो आप 1 साल में 20 लाख रुपए कमा लेंगे, बैंक का लौटा देना, क्या दिक्कत है। तो आप ये मत सोचो, पहला तो तरीका ये। दूसरा कि आपके पास अल्टरनेट कोर्स इतने ज्यादा हैं आज के टाइम में जो आपको एमबीबीएस से ज्यादा कमा के देते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फार्मास्यूटिकल में चले जाइए आप, बायोटेक में चले जाइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में चले जाइए। तो प्लान बी का आपको ऑप्शन हमेशा रखना होता है। तो अगर आप इसको प्लान बी को लेके चलेंगे तो आपके अंदर से अवसाद खत्म हो जाएगा और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू सर। मैं ये और चाहूंगी कि ये आपने स्टूडेंट्स को संदेश दिया, आप फैमिली को भी, उनके माता पिता को भी संदेश दें, क्योंकि एक तरह से उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर स्टूडेंट्स को जाता है। पेरेंट्स के लिए भी ये कहूंगा कि आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को पहचानिए, आप अपने बच्चे के समस्याओं को देखिए, आप अपने बच्चे की भावनाओं को देखिए। अगर आप अपनी भावनाएं, अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना दबाव बच्चों में बनाएंगे तो बच्चा कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। देखिए, 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, ये तो नेचर में आप देख ही रहे हैं। हर बच्चे का एक कैलिबर अलग अलग होता है। कोई बच्चा किसी फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कोई किसी अच्छी फील्ड में, दूसरी फील्ड में कर सकता है। आप अपना मत थोपिए उसके ऊपर कि नहीं तेरे को यही करना है, तेरे को यही करना है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, यू विल लूज योर किड एंड यू विल गो इन ए प्रॉब्लम। तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को दबाव मत दीजिए। बच्चे को उसका समझिए कि वो क्या करना चाहता है और उस बच्चे की जरूरत क्या है, उसका कैलिबर क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। ये आप काउंसलर के पास जाइए, वो आपको सब बता देगा। बहुत सारे काउंसलर हैं। थैंक यू सर, किडनी टाइम्स चैनल से बात करने के लिए। तो यहाँ आपने वीके सर को सुना, ऐसी तमाम लोगों से हम बात करते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें किडनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किडनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।